video we had done water resources and types of resources. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ओरिजिन पर होता था जो बायोटिक और एबायोटिक में डिवाइडेड था। फिर एग्जॉस्टिबिलिटी और रिन्यूएबिलिटी के ऊपर होता था जिसमें 2 पार्ट होते थे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। फिर तीसरा था हमारे पास ओनरशिप पे। ओनरशिप में हमारे पास 4 थे। उसमें आता था एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। फिर आता था हमारे ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। उसमें आते थे पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व। नाउ हमने करा था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज तक, हमने सिर्फ यहीं तक करा था, उसके 3 पॉइंट्स रखे थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर रिसोर्सेज का होगा तभी एक सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी और ग्लोबल पीस भी रहेगा। कोई कंट्री ये नहीं कहेगी कि हमारे पास कम है या भैया हमारे पास ज़्यादा है। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ अ प्लैनेट इज इन डेंजर। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. अब क्या है हमारे पास कि रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of the future generations. अब वो कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो अभी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटली सही हो, इन्वायरमेंट को उससे कोई हार्म ना हो और जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी नीड को भी सेटिस्फाई कर सके, ऐसे डेवलप करें। मतलब कोई भी चीज़ एक्सेस यूज़ ना कर ले उस चीज़ का जो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचे ना। नाउ रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट 1992। In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international summit. अब this is very important क्योंकि ये first international summit था। The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. अब ये summit क्यों था कि environment protection हो सके और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पर हो सके। दे असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या साइन करा था, क्या डिक्लेरेशन हुआ था? एक था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पर और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. अब उन लोग ने एजेंडा 21 अपनाया था। अब देखते हैं एजेंडा 21 है क्या। एजेंडा 21, it is the declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environmental and Development। UNCED का फुल फॉर्म क्या है? United Nations Conference on Environment and Development। So if I ask what is the full form of UNCED, you should know, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat the environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interests, mutual needs and shared responsibilities। अभी एजेंडा क्यों है कि environmental damage से लड़ पाए, poverty से, disease से
थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, एक ग्लोबल कोऑपरेशन होना चाहिए वहाँ पे, और कॉमन इंटरेस्ट होने चाहिए, म्यूचुअल नीड्स और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब किसी एक कंट्री पर ज़्यादा दबाव नहीं, सब मिलके ही कॉम्बैट करेंगे। On one major objective of the 21st agenda is that every local government should draw its own local agenda 21। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था एजेंडा 21 का, कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना एक लोकल एजेंडा 21 बनाएं, जिससे वो 21st सेंचुरी में मतलब चेंज ला सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँ। Am I clear till here? If not, please drop a message कि तुम्हें क्या नहीं समझ में आया, या कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं फिर से समझा सकती हूँ। Now resource planning. Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. Judicious use मतलब अब अगर आप प्लानिंग करके चलोगे तो आप सही रिसोर्स सही इस्तेमाल कर पाओगे कि कितनी क्वांटिटी में आपको यूज़ करना है। अब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 दिन का खाना है, मतलब आपके पास समझ लीजिए 3 दिन का खाना है और आप घर में बंद हैं। तो अगर आप एक ही दिन में, अगर आप बहुत भूख लग रही है, आपने 1.5 दिन का खाना खा लिया, फिर अगले दिन 1.5 दिन का खाना खा लिया, तो आप तीसरे दिन तो आपको भूख लगेगी। तो अगर आप प्लानिंग करके चलोगे और अगर आपने कम खाना खाया तो आप ज़्यादा दिन चला पाओगे उस खाने को। तो ऐसे अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करें, कम यूज़ ऑफ रिसोर्स करें, तो हम लोग ज़्यादा लंबे तक चला पाएंगे, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको भी रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा पाएंगे वो लोग भी। नाउ it has importance in a country like India which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other types of resources. अब इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो कई जगह बहुत रिसोर्सेज हैं एक किसी चीज़ की, और उसी जगह पे कोई दूसरी रिसोर्स नहीं है। अब जैसे गुजरात है, दैट इज़ मतलब उधर उसके पास विंड सोलर एनर्जी बहुत है, पर क्या उसके पास पानी है? नहीं। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. अब कई ऐसे रीजन हैं जहाँ जिनको सेल्फ सफिशेंट बोला जा सकता है कि उनके पास हर रिसोर्सेज है, उनका काम चल जाएगा। पर उसी जगह पे मतलब ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम रीजन्स जहाँ पे शॉर्टेज है रिसोर्सेज की। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। ये सब मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स में इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। और अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश के पास पानी तो बहुत ज़्यादा है पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lacks in water resources, the same I discussed. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has a very rich cultural heritage but it is deficient in water, infrastructure and some vital minerals. This calls for balanced resource planning at the nation, state, regional and local levels. अब हर जगह पे प्लानिंग करनी चाहिए, चाहे वो लोकल हो, रीजनल हो, स्टेट हो, नेशनल हो। एक प्लान करना रिसोर्सेज का प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल। Now resource planning in India. Resource planning is a complex process which involves first identification and inventory of resources across the regions of the country. This involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation of measures and resources. कि अब एक सर्वेस के थ्रू कि हमारे पास कितना है, कहाँ स्टोर कर सकते हैं, और क्वालिटी और क्वांटिटी का एस्टिमेशन लगाना रिसोर्स का, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. Second, in evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan. अगर हमें डेवलप करना है ये प्लानिंग का,
तो हमें इवॉल्व करना पड़ेगा अपने टेक्निकल स्किल्स और मतलब टेक्नोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए, स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए और एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी होना चाहिए जहाँ पे लोगों को सिखा सके इस बारे में। थर्ड, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको हम नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करा सकें। इंडिया हैज़ मेड concerted effort for achieving the goals of resources planning right from the first 5-year plan launched after independence. The availability of resources is a necessary condition for the development of any region. किसी भी रीजन के डेवलप होने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मेयर का मतलब होता है कम, मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हिंडर डेवलपमेंट। अब जो कम रिसोर्सेज हैं और तब टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन भी चेंज ही हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बैक स्टेप है। There are many regions in our country which are rich in resources, but these are included in economically backward regions. अब कई रीजन्स हमारी कंट्री में ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज अच्छी हैं पर तो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, इतना इकोनॉमिकली वो पैसा वाले नहीं हैं स्टेट्स। ऑन दी contrary, there are some regions which have poor resource base but they are economically developed. अब कई स्टेट्स रीजन्स ऐसे भी हैं जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है इतनी, बट तो भी इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं। नाउ कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स? गिव रीजन्स फॉर सच अ सिचुएशन. दिस इज योर होमवर्क. The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. अब हमने क्लास 7th-8 में पढ़ा है कि जो कॉलोनीज़ थी और जो ब्रिटिशर्स थे वो कहाँ पे आते थे? जहाँ पे रिसोर्स रिच हो, जो रिसोर्स रिच हो वहीं पे they were attracted to. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. अब उनकी टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस थी जो अब यहाँ पे आके हम लोग को कॉलोनाइज कर पाए. Therefore, resources can contribute to the development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. अब resources तभी development में contribute कर सकती हैं जब proper technology हो हमारे पास और institutional changes हो. India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people. अब इंडिया में डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट तो हो ही गई और जो रिसोर्स डेवलपमेंट है वो कहीं इवॉल्व नहीं होता दिख रहा ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हिंडर करती हैं, जो रोकती हैं. वो है टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल. अब हिस्ट्री तो हमें यही सिखाया ना कि एक्सप्लॉइट करो नेचर को. किसी ने कभी देयर आर अ वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स जिन्होंने सिखाया हो कि रिसोर्सेज को संभाल के रखना चाहिए. देयर शुड बी प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज. Now coming to conservation of resources. Resources are vital for any development activity, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. अब resources तो development के लिए ज़रूरी हैं, but
इरैशनल कंजम्पशन और ओवर यूटिलाइजेशन। अगर आप ओवर यूज़ करोगे किसी भी चीज़ का तो वो तो हार्मफुल है ही। अगर आप ओवर यूज़ करो रिसोर्सेज का तो वो भी तो हार्मफुल है, क्योंकि वो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है और इन्वायरमेंटल तो करती है, देयर इज़ नो डाउट। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhi ji was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words: "There is enough for everybody's need and not for anybody's greed." This is a very good line. वो कहते हैं कि सबकी नीड के हिसाब से तो रिसोर्सेज हैं, बट सबकी ग्रीड, सबकी लालच के लिए सबके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं हैं, तो यू शुड नॉट बी ग्रीडी फॉर रिसोर्सेज। ही प्लेस द ग्रीडी एंड द सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। उन्होंने ग्रीडी और सेल्फिश लोगों को मेन कल्प्रिट माना है फॉर depletion resources and modern technology, explosive nature of modern technology. He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. Now again a very good line. He was against mass production के वो खाली थे कि मास प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। जैसे वो खाकी का कपड़ा पहनते थे, तो मतलब वो खुद बनाते थे, वो मास प्रोडक्शन के ख़िलाफ़ थे, मशीन मेड के ख़िलाफ़ थे। और इट शुड बी प्रोडक्शन बाय द मासेस का मतलब हुआ कि जो मासेस ने बनाई हो। At the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. जो Club of Rome था उसने advocate करा था resource conservation for the first time in a systematic way in 1968. कब? 1968 ने किसने? Club of Rome ने, और international level पर। Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful. Now, जो गांधीयन फिलॉसफी थी उस कैसे किसने प्रेजेंट करी? शूमाकर ने प्रेजेंट करी in his book Small is Beautiful. Now, if I ask the question, who presented Gandhian philosophy in 1974? So what will be your answer? Your answer will be Gandhian philosophy was presented by Schumacher in his book Small is Beautiful in 1974. The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report 1987. अब जो सेमिनल कंट्रीब्यूशन थी रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके ग्लोबल लेवल पे, वो किस रिपोर्ट ने करी थी? ब्रुंडटलैंड कमीशन रिपोर्ट इन 1987. These dates are very important. You should learn them. This report introduced the concept of sustainable development. अब इसी रिपोर्ट ने अगर हम क्वेश्चन पूछे who introduced the concept of sustainable development, so what will be your answer? Your answer will be 1987. In 1987, sustainable development was introduced by the Brundtland Commission report and advocated it as a means for resource conservation, which was subsequently published in a book entitled A Common Future. अब उस बुक का नाम क्या था? A Common Future. Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992. अभी हमने पढ़ा था about Rio de Janeiro.
अभी तक हमने क्या करा है? लेट्स टेक अ क्विक रिविजन. नाउ वी स्टार्टेड फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में कुछ खास था नहीं. नाउ कमिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन. नाउ देन रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट. ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी डेट 1992. मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट मेट इन रियो दे जेनेरियो इन ब्राज़ील. और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव था कि अचीव करा जाए एजेंडा 21 फॉर द लोकल गवर्नमेंट्स ऑल्सो. और असेंबल्ड लीडर्स ने क्या साइन करा था? डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. फिर एजेंडा 21. देन रिसोर्स प्लानिंग. हमें क्या था कि रिसोर्स प्लानिंग इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि प्लानिंग एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर द जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. और कंट्रीज़ लाइक इंडिया में जहाँ रिसोर्स डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा है तो कहीं बहुत कम है, उसके लिए इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और एग्जाम्पल्स भी याद कर लो. दैन कमिंग टू रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि कैसे रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए 3 स्टेप्स हैं. देन दिस इज़ योर होमवर्क. कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच but economically backward regions and some resource poor but economically developed regions? Give reasons for such a situation. Now I won't write this on the worksheet. क्यों? क्योंकि हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि कितने लोग वीडियो देखते हैं. Now अब देन आता है कि कॉलोनाइजेशन ने भी हमें यही, मतलब मेनली यही था कि जितने भी रिसोर्स रिच थे वो वहीं आते थे, वो उसी को कॉलोनाइज़ करते थे. वही रिसोर्स रिच ही रीजन्स अट्रैक्ट करते थे कॉलोनाइजर्स को. नाउ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसोर्स को कंजर्व करना इज़ द नीड ऑफ द आवर. और इसमें गांधीयन फिलॉसफी भी है. नाउ दिस एट द इंटरनेशनल लेवल. अब इंटरनेशनल लेवल भी आपको याद करना है. इसमें 3 चीज़ें, एक आती है क्लब ऑफ रोम, एक आती है ब्रुंडटलैंड कमीशन रिपोर्ट. हाँ, एंड दिस ओनली ब्रुंडटलैंड कमीशन रिपोर्ट ही आती है. दो ही चीज़ें हैं. सॉरी 3. देयर आर 3 थिंग्स. वन इज़ क्लब ऑफ रोम, द सेकेंड इज स्मॉल इज ब्यूटिफुल by Schumacher, and the third is by the Brundtland Commission report, Our Common Future वाली book. Now we will do the from land resources in the next video.